चलो, कल रिडॉक्स रिएक्शन शुरू किया था, तो रिडॉक्स रिएक्शन में मैंने कल तुम्हें कुछ रूल बताए थे ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड। मैंने सबसे पहली बात तो ये बताई थी तुम्हें कि किसी भी एक रिएक्शन में रिडक्शन भी हो और साथ ही साथ क्या हो, ऑक्सीडेशन भी। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। या फिर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो एक एटम से दूसरे एटम में, उसे भी क्या बोला, रिडॉक्स रिएक्शन। और तीसरा मैंने क्या बताया था, इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर साइमल्टेनियसली। एक साथ ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट हो जाए और एक ही साथ ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीमेंट हो, एक ही रिएक्शन में एक साथ ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीमेंट और एक ही साथ डिक्रीमेंट, इसे क्या बोला था, रिडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद मैंने तुम्हें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में बताया था। मैंने कहा था रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीडेशन में क्या बताया था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन में और क्या बताया था मैंने, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये बात बताई थी। बोलो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में बेसिक डिफरेंस बताया था। उसके बाद मैंने तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताया था। मैंने कहा था ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो एवरेज चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम व्हेन इट इज इन कॉम्बिनेशन। एवरेज चार्ज होता है ऑक्सीडेशन नंबर, और सेपरेट चार्ज किसी एटम पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर के लिए रूल्स बताए थे। मैंने तुम्हें सबसे पहले बताया था कोवलेंट मॉलिक्यूल के बारे में। मैंने कहा था अगर कोवलेंट बॉन्ड होगा, किन्हीं भी दो एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होगा, तो उसमें सबसे पहले मैंने तुम्हें होमो एटॉमिक के बारे में बताया था। और मैंने कहा था होमो एटॉमिक में अगर कोई मैं एग्जांपल लूँ होमो एटॉमिक का, बोलो इसमें दोनों एटम सेम है, ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसमें दोनों एटम सेम है, तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 और यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर 0। बोलो, उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था जब हेट्रो एटॉमिक होंगे, हेट्रो एटॉमिक के लिए मैंने तुम्हें बताया था कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उस पर नेगेटिव चार्ज, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उस पर पॉजिटिव चार्ज। अरे ऐसे ही बताया था, नहीं बताया था? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी से, तो ए पर तो आ जाएगा माइनस और बी पे क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक, अगर ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ए पर माइनस का 1 चार्ज और बी पर प्लस का 1। और अगर इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है तो ए के ऊपर माइनस का 2 और बी के ऊपर प्लस का 2। और इन दोनों के बीच में अगर 3 बॉन्ड है तो ए पे -3 और बी पे +3। ये रूल बताया था। ये तो मैंने तुम्हें कोवेलेंट बॉन्ड के लिए बताया था। उसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड आया था, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में मैंने तुम्हें क्या बताया था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक एटम दूसरे एटम को पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर अपना देता है। अब इसमें तुम देखो, अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है बी से, अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाए बी से, तो क्या ये ए इस बी को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा? नहीं करेगा। क्यों? इसकी तो टेंडेंसी है अट्रैक्ट करने की, डोनेट कहाँ से करेगा? तो बताओ, यहाँ पर चार्ज क्या आ जाएगा, 0, और यहाँ पर भी चार्ज क्या आ जाएगा। इसके बाद मैंने तुम्हें दूसरा पॉइंट बताया था कि अगर ए बी को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है और ए और बी इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, मैंने बताया था जब दो बराबर के लोग होते हैं तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो अगर ए इसे डोनेट करेगा तो ए के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस का, और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस का। बोलो, अरे यार बी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, माइनस ही तो आएगा, और जो डोनेट करेगा उस पर कैसा आएगा, प्लस। अब तीसरी कंडीशन मैंने तुम्हें ये बताई थी कि अगर ए इलेक्ट्रॉन देगा बी को, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज़्यादा है ए से, तब क्या होगा, कुछ नहीं, देखो आराम से भाई, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो बी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेगा। बोलो, अरे इतनी बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर चार्ज क्या आ जाएगा, माइनस प्लस का, और यहाँ माइनस का। बोलो, इतना बताया था मैंने कल तुम्हें, इतना याद है। चलो अब आगे सुनो। ये बात हुई थी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, कोवेलेंट की बता दी, कोऑर्डिनेट। अब आयनिक बॉन्ड के लिए मैंने तुम्हें बताया था कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा हो तो जो कैटायन पे चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, और जो एनायन पे चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर। सोडियम पे +1 होता है, क्लोरीन पे -1। अगर मैं बात करूं MgSO4 की, तो मैग्नीशियम पे +2, सल्फेट पे -2। ठीक, ये आयनिक बॉन्ड के लिए बताया था मैंने तुम्हें। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था कि न्यूट्रल स्टेट में किसी भी, फंस गए,
फिर मैंने तुम्हें ये बताया था कोई भी एलिमेंट जब अपनी फ्री फॉर्म में होगा, अपनी फ्री फॉर्म में होगा, तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? अपनी फ्री स्टेट में जब भी कोई एलिमेंट होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। ठीक है भाई। उसके बाद मैंने बताया था अगर कोई होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, अभी एग्जांपल लिया था ना Cl2 का, अगर कोई होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उन दोनों में भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 0। उसके लिए मैंने एक एक्सेप्शन बताया था O3 का, बताया था नहीं बताया था? यहाँ देखो इसकी वजह से 0, इसकी वजह से 0, अरे दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, लेकिन ये इसको डोनेट कर रहा है तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस, और इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस। अच्छा, ये जो मैंने लिखा है ये ऑक्सीडेशन नंबर लिखा है, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी है? स्टेट, ये क्या लिखी है मैंने? ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। क्यों? ऑक्सीडेशन नंबर होता है एवरेज चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम व्हेन इट इज इन कॉम्बिनेशन। तो तुम देखो इन दोनों पे तो 0 ही है, इस पे +2, इस पे -2, 0। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पूछेगा तब +2 है इस पर, इस वाले ऑक्सीजन पे, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2। लेकिन अगर पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर पूछे तो कितना होगा? 0। ऑक्सीडेशन नंबर तो एवरेज होता है। इसके बाद मैंने तुम्हें बात बताई थी एलोट्रॉप्स की। एलोट्रॉप्स में भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, बोलो याद है? मैंने तुम्हें बताया था एलोट्रॉप्स में भी ऑक्सीडेशन नंबर 0। कार्बन ग्रेफाइट, उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0। डायमंड का, रोम्बिक सल्फर का, मोनोक्लिनिक सल्फर का, रेड फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस, जितने भी एलोट्रॉप्स हैं उन सब में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। फिर मैंने तुम्हें बताया था कोई भी मेटल जब अलॉय बनाएगा, कोई भी मेटल जब अलॉय बनाएगा तब भी उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। सोडियम अमलगम था, सोडियम और मरकरी। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था मेटल कार्बोनिल के बारे में। मैंने तुमसे कहा था मेटल कार्बोनिल में देखो NiCO4, ये एग्जाम्पल कर दिया था मैंने तुम्हें। इसमें निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 0। बोलो, इतनी बातें याद हैं तुम्हें? मैंने यही बताया था कल तुम्हें। उसके बाद मैंने तुम्हें ये बताया था कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड में -1 होगा। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड में -1, यही बताया था ना? किसी भी कंपाउंड में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। ठीक है भाई, बोलो। अच्छा, अगर मैं फ्री स्टेट में पूछूं F2 में तब कितना होगा? फ्री स्टेट में कितना होगा? 0। बोल सकते हो, ये मैं हटा दूंगा, एडिट करूंगा, ये कल वाला है ना, ये तो मैं एडिट कर दूंगा। और बोल सकते हो तुम, ऐसा नहीं है जब मैं क्वेश्चन पूछूं तो बोल सकते हो। यहाँ पर कितना होगा? 0। लेकिन अगर किसी और कंपाउंड की बात करें तो कितना होगा? हैं? -1 होगा, -1 होगा हमेशा। सुनो भाई, अब अगला रूल समझो। कोई भी पॉलीएटॉमिक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, पॉलीएटॉमिक न्यूट्रल मॉलिक्यूल क्या मतलब? ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें बहुत सारे एटम हो और न्यूट्रल हो। उस पॉलीएटॉमिक न्यूट्रल मॉलिक्यूल में जितने भी एटम प्रेजेंट हैं उन सब एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का सम, उन सब एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का अलजेब्रिक सम 0 होगा। कितना होगा? 0। द अलजेब्रिक सम ऑफ oxidation number of all the atoms present in the polyatomic neutral molecule is 0। कोई भी पॉलीएटॉमिक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है उसमें जितने भी एटम प्रेजेंट हैं उन सब एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का अलजेब्रिक सम 0 होगा। अरे बात समझ में आ रही है? बोलो, उन सब के ऑक्सीडेशन नंबर का अलजेब्रिक सम 0। अब एग्जांपल देखो, सबसे पहला एग्जांपल ले रहे हैं H2CO3। नाम क्या है इसका? कार्बनिक एसिड। अब इस कार्बनिक एसिड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ध्यान से देखो, अभी तक यहाँ मुझे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अब इस रूल को फॉलो करते हुए कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। हम कह रहे हैं इन सब एटम के, ये जितने भी एटम प्रेजेंट हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इन सब एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 होगा। यही तो रूल बताया। क्योंकि इस पूरे मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है, तो इस पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना होगा? 0। न्यूट्रल है, अरे कोई चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल है तो 0 होगा। तो अब यहाँ पर कार्बन का तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो रूल फॉलो करो जो मैंने तुम्हें रूल बताए थे। सबसे पहले तुम क्या करो, हाइड्रोजन का बताओ कितना होगा? +1 -1।
मैंने तुम्हें बताया था हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड के अलावा किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, +1 होगा, सॉरी +1 होगा, सही है ना, +1 होगा। तो यहाँ एक हाइड्रोजन का कितना होगा +1, दो का कितना हो जाएगा, तो तुम लिख लो +2। सी का तुम्हें मालूम नहीं है कार्बन का, तो क्या लिख लो x। अब मुझे बताओ फ्लोरीन के अलावा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा -2। अब एक ऑक्सीजन पे -2 तो दो ऑक्सीजन पे -3 है ना, 3 पे -6, तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो तुम अगर निकालोगे तो 2x -4 हो जाएगा =0 और x क्या हो जाएगा +4। तो यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया +4, कार्बन का कितना आया। अब इसके बाद एक और एग्जांपल है H3PO4, इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड और इसे ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। अब यहां बताओ फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, वही सारे रूल फॉलो करते हुए। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1 एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड के अलावा कहीं भी हाइड्रोजन आ जाए ऑक्सीडेशन नंबर +1। एक हाइड्रोजन पे +1, 3 पर +3, तो यहाँ तो हो जाएगा 3। फॉस्फोरस का निकालना है तो ये हो जाएगा x मान लोगे। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 4 है, एक ऑक्सीजन पे -2, 4 पे =0, यही तो रूल है। तो x यहाँ पर आ जाएगा +5। बोलो बात समझ में आ गई, नोट कर लो इसे। चलो अब अगला रूल समझो। कोई भी पॉलीएटॉमिक आयन है, उस पे जितने भी एटम प्रेजेंट हैं, उस पॉलीएटॉमिक आयन में जितने भी एटम प्रेजेंट हैं, उन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर का अलजेब्रिक सम उस पॉलीएटॉमिक आयन के चार्ज के बराबर होगा। बोलो क्या कहा मैंने, बात समझ में आई। कोई भी पॉलीएटॉमिक आयन है, इस बार, इससे पहले वाले रूल में क्या था, न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, इस बार क्या है आयन। उस आयन पे जो चार्ज प्रेजेंट होगा, पॉलीएटॉमिक आयन पर जो चार्ज प्रेजेंट होगा, वो चार्ज उस पॉलीएटॉमिक आयन में जो भी एटम प्रेजेंट है उन सब के ऑक्सीडेशन नंबर के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। बोलो ये बात समझ में आई। अब लिखो इसे पहले, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स present in polyatomic ion is equal to charge present on that ion। यहां पर एग्जांपल ले लो नाइट्रेट का, NO3 माइनस। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसके लिए x लिख दूं। एक ऑक्सीजन पर -2, 3 ऑक्सीजन पर -6 =, जब मॉलिक्यूल न्यूट्रल था तब 0 लिख रहे थे। अब बताओ मॉलिक्यूल पे पहले ही चार्ज है कितना, -1, तो यहाँ लिख दो -1। तो बताओ ऑक्सीजन पे कितना, नाइट्रोजन पे कितना चार्ज आ गया, +5। बोलो समझ में आया। ऑक्सीजन नाइट्रोजन पे कितना चार्ज आया, +5। इसी तरीके से सल्फेट देखो, सल्फर पे निकालना है, सल्फर पे तो इसको x मान लो। एक ऑक्सीजन पे -2, 4 ऑक्सीजन पे =, तो यहाँ कितना हो जाएगा, लिख लो। यहाँ मैग्नीज का निकालना है। पोटेशियम का तुम्हें पता है फर्स्ट ए का है तो 1 होगा प्लस का, मैग्नीज का x मान लो। एक ऑक्सीजन का -2 तो 4 का -8 =0, तो x कितना आ गया +7। यहाँ कितना आ जाएगा +7। यहाँ क्लोरीन का निकालना है, हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का निकालना है। एक ऑक्सीजन का -2 तो 4 का -8 =0, तो x का यहाँ कितना आ गया +7। क्लोरीन यहाँ कितने में है +7 में। क्रोमियम का निकालना है, 2 पोटेशियम है, एक का +1, 2 का +2। अब देखो 2 क्रोमियम है तो 2 क्रोमियम के लिए, एक क्रोमियम का कितना होगा x, तो 2 क्रोमियम का 2x, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 14 = 0।
तो यह हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 12 और x हो जाएगा 6+। ठीक है भाई, चलो अब यहाँ कार्बन का निकालो। इस एसिड का नाम है ऑक्जेलिक एसिड। कार्बन का निकालो। हाइड्रोजन एक का +1 तो 2 का +2, +2x -8 इज इक्वल टू 0। तो 2x बराबर किसके हो जाएगा 6 और x हो जाएगा +3। ये देखो कोई K4FeCN6, यहाँ पोटेशियम का 4 रहेगा, पोटेशियम का 4 हो जाएगा, प्लस आयरन का तो निकालना ही है x, प्लस Cn-1 होता है, साइनाइड पे होता है, एक साइनाइड पे -1 चार्ज होता है, तो 6 साइनाइड पे कितना चार्ज हो जाएगा -6। तो यहाँ हो जाएगा प्लस की जगह -6 इज इक्वल टू 0, और जब इसे सॉल्व करोगे तो x हो जाएगा +2। यहाँ आयरन किस में होगा +2। अब देखो इसका नाम है कार्बन सब ऑक्साइड, लिख लेना इसे, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, इंपॉर्टेंट है, कार्बन सब ऑक्साइड। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो एक कार्बन के लिए x मानेंगे, 3 कार्बन के लिए 3x, एक ऑक्सीजन पे -2, 2 ऑक्सीजन पे -4 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4/3। अब ध्यान से सुनना, एक कार्बन पर अगर पूछे ऑक्सीडेशन स्टेट तो वो 4/3 नहीं है। ये जो 4/3 निकाला है ये एवरेज चार्ज निकाला है। चार्ज कभी भी फ्रैक्शन में तो होता नहीं है। अरे चार्ज की तो प्रॉपर्टी है क्वांटाइज्ड, चार्ज की प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन, तो चार्ज तो कभी फ्रैक्शन में होगा नहीं। तो ये जो चार्ज आया है ये किसी एक एटम पर आया है या तीनों कार्बन का एवरेज आया है, तीनों कार्बन का एवरेज आया है, तीनों कार्बन का क्या आया है एवरेज। अब अगर इसमें तुमसे कोई ये पूछ ले कि हर कार्बन पे कितना चार्ज होगा ये बताओ, तो हर कार्बन पे चार्ज निकालने के लिए स्ट्रक्चर आना चाहिए C3O2 का। C3O2 का स्ट्रक्चर याद रखना, पहले 3 कार्बन बना लेना डबल बॉन्ड से और फिर दोनों तरफ कार्बन को डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जोड़ लेना। अब जो मैंने रूल बताया था उसे ध्यान से समझना, ये ऑक्सीजन ये कार्बन, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड बन रहा है और ये डबल बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन पे आएगा -2 चार्ज, क्योंकि डबल बॉन्ड है। अच्छा सिंगल बॉन्ड होता तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आता -1, एक बॉन्ड होगा तो -1, 2 बॉन्ड होंगे तो -2 और 3 बॉन्ड होंगे तो -3। -3 किस पर, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो उस पर माइनस आएगा और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो उस पर पॉजिटिव आएगा। ध्यान से सुनो, अब इस ऑक्सीजन पर तो आएगा -2 और इस कार्बन पे इस ऑक्सीजन की वजह से आएगा +2। इतनी बात समझ में आई। अब ये दोनों कार्बन कार्बन सेम है, यानी होमो एटॉमिक वाला सीन आ गया, दोनों होमो एटॉमिक है, तो इस कार्बन पे भी 0, इस कार्बन पे भी 0। बोलो, अब इन दोनों कार्बन को कंपेयर करो तो इस कार्बन पे भी 0 और इस कार्बन पे भी 0, दोनों होमो एटॉमिक है। अब इन दोनों को जरा कंपेयर करो, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, डबल बॉन्ड बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ऑक्सीजन पे -2, कार्बन पे +2। ध्यान से देखना, अब इस पे क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, हर कार्बन पे पूछ लेगा तो कैसे करोगे। देखो अब अगर हर कार्बन पे पूछे, इसको C1 कह दे, इसको C2 कह दे, इसको C3, तो C1 पे +2, C2 पे 0 और C3 पे +2। बोलो भाई, अब देखो तुम इसको ध्यान से, यहां हमें अगर एवरेज चार्ज निकालना हो, एवरेज चार्ज, तो एक कार्बन पे +2 लिख लो इसे, एक कार्बन पर 0 और एक कार्बन पर 2, टोटल कार्बन है कितने 3, डिवाइड कर दो, ये आ गया 4/3। बोलो, बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आई नहीं आई? यहां जो 4/3 इस फॉर्मूले से निकाला है आंसर सही आया है, लेकिन ये जो चार्ज तुमने निकाला, ऑक्सीडेशन नंबर जो निकाला है, ये ऑक्सीडेशन नंबर एवरेज है, ना कि सेपरेट चार्ज। ये ऑक्सीडेशन नंबर जो निकाला है वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है, यानी तीनों कार्बन को मिलाकर कितना चार्ज होगा 4/3। बोलो, समझ में आया? अब ऐसे इसे कर लो, ब्रोमीन 3 है तो 3x हो जाएगा, -16 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x, 3x इज इक्वल टू 16 और x कितना हो जाएगा 16/3, x कितना हो जाएगा 16/3। बोलो, ये एवरेज चार्ज आ गया, यानी 3 ब्रोमीन पे एवरेज चार्ज कितना है 16/3, ये एवरेज आया है, एवरेज। अब कोई एग्जैक्ट पूछे
कोई कहे तीनों ब्रोमीन पर बताओ, तो इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ जाएगा, और इसका स्ट्रक्चर जब तुम्हें बनाना पड़ेगा, यहां बना देता हूं मैं इसका स्ट्रक्चर। 3 ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, ठीक। ब्रोमीन की वैलेंसी कितनी होती है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन में कितने होते हैं? 7। 7th ग्रुप का है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 7। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकते हैं। बोलो, एक इलेक्ट्रॉन ने तो इसके साथ बॉन्डिंग में हिस्सा ले लिया। अब इस ब्रोमीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे टोटल? 6 बचे। तो ये डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से यहाँ जुड़ेगा, ये यहाँ जुड़ेगा एक डबल बॉन्ड, और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 3 ऑक्सीजन यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा यहाँ पर इस ब्रोमीन के साथ। कितने ऑक्सीजन हो गए? 6 बचे 2, वो 2 ऐसे करके बनेगा। ये स्ट्रक्चर है, एनसीईआरटी में दे रखा है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन इसमें आया भी है। एक बार नीट में क्वेश्चन भी पूछा है, स्ट्रक्चर पूछ लिया था Br3O8 का, तो ये स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ चार्ज कैसे निकालेंगे, बताओ। इस ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होगा? -2। तो इससे ब्रोमीन पे कितना आ जाएगा? +2। सही है, बोलो। इस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा? -2। तो इस ऑक्सीजन की वजह से इस ब्रोमीन पे कितना चार्ज आ जाएगा? +2। यहाँ भी कितना होगा? -2। यहाँ कितना हो जाएगा? +2। बताओ इस पूरे ब्रोमीन पे कितना चार्ज आएगा? +6 आ गया। अब इस ब्रोमीन को देखो, इस ब्रोमीन को देखो, तो इसकी वजह से तो 0 और इसकी वजह से भी 0 होमो एटॉमिक हो गए। अब 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर -2, यहाँ +2, यहाँ -2, यहाँ +2। अब इस ब्रोमीन और इस ब्रोमीन की वजह से तो इस पे चार्ज 0, लेकिन इस ऑक्सीजन की वजह से -2, यहाँ +2, इस ऑक्सीजन से -2, इधर से आएगा +2, यहाँ -2 और यहाँ +2। तो बताओ इस पूरे पे कितना हो गया? +6। पहले पे कितना है? +6, दूसरे पर +4 और तीसरे पर +6, ठीक। अब इसको ऐड कर लो, एवरेज निकालना, डिवाइड, अब इनका एवरेज निकाल लो। 6 + 4 + 6 अपॉन 3, तो ये कितना हो गया? 16/3। यही तो आंसर आया समझ में? स्ट्रक्चर याद रख लेना, इसका इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। अब आगे आ जाओ, ठीक है भाई। इसके बाद इसका देखो, यहाँ कार्बन का निकालना है तुम्हें, तो X मान लो, माइनस का, एक ऑक्सीजन पे -2, 3 ऑक्सीजन पे -6 इज इक्वल टू, यहाँ चार्ज पहले से ही कितना % है? -2, तो इज इक्वल टू -2। तो ये X6 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, +6 -2 हो जाएगा +4। तो इस पे चार्ज कितना आ गया? यहाँ नाइट्रोजन पर निकालना है, तो इसको X मान लो, हाइड्रोजन पर +1, एक हाइड्रोजन पर +1, तो 4 पे +4 इज इक्वल टू, और इस पे चार्ज दे कितना रखा है? +1, तो X पे कितना आ जाएगा? -3। तो इस नाइट्रोजन पे आ जाएगा -3, ठीक है। बोलो, नोट कर लिया ना इसे? सबसे पहला एग्जांपल है H2SO8 पर ऑक्सीडाइज सल्फ्यूरिक एसिड। अगर यहाँ तुम फॉर्मूला लगाओगे तो हाइड्रोजन का तो +2 कह दोगे, इसका मान लोगे 2x, और यहाँ हो जाएगा -16 इज इक्वल टू 0, ऐसे ही होगा। तो 2x किसके बराबर आ जाएगा? 14 के, और यहाँ x कितना आ जाएगा? +7। ये हो नहीं सकता। सल्फर 6 ग्रुप में है, 6 ग्रुप में आता है सल्फर, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलीरियम और पोलियम, ये 6 ग्रुप में है। 6 ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर या 6 ग्रुप में ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम -2 हो सकता है और मैक्सिमम +6। मैक्सिमम कितना हो सकता है? जो 6 ग्रुप है उसमें मिनिमम -2, मैक्सिमम +6। अब ये +6 से एक्सीड कर गया, +6 से ज़्यादा हो गया, तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि सल्फर तो मैक्सिमम शो कर सकता है +6 और यहाँ +7, ये आंसर गलत है। फॉर्मूला फेल हो गया यहाँ, और वो फॉर्मूला कोई ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट हो, फॉर्मूला वो बना लिया गया है अपना, बस ये है कि उससे आसानी हो जाती है। वो कोई फॉर्मूला है नहीं, उसको बस अपनी तरफ से बनाया गया है कि उससे थोड़ा आसानी हो जाती है। असल में जो ऑक्सीडेशन नंबर निकलता है वो स्ट्रक्चर से ही निकलता है। तो मैं इसका स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ। देखो, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, और यहाँ हो जाएगा OH, और एक सल्फर यहाँ, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और ये हो जाएगा OH, ठीक है भाई।
तुम देखो 3 और 3 6 ऑक्सीजन हो गए, अभी भी कितने ऑक्सीजन बचे हैं 2, तो उन 2 ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं हम पर ऑक्सी लिंकेज से। किससे जोड़ देंगे? पर ऑक्सी लिंकेज, यानी इन 2 सल्फर के बीच में 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे। अब निकालना शुरू करो, बताओ इस ऑक्सीजन पर कितना, इस ऑक्सीजन और इस सल्फर को देखो तुम, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर से, दोनों के बीच में बॉन्ड कौन सा है? सिंगल बॉन्ड। तो ऑक्सीजन पर तो -1 आ जाएगा और इस पर कितना आ जाएगा? +1। इन दोनों को देखो, सल्फर और ऑक्सीजन को, यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर तो -2 आएगा और सल्फर पे इसकी वजह से कितना आ जाएगा? इस वाले बॉन्ड में देखो ऑक्सीजन पर -2, सल्फर पर +2, इस पूरे सल्फर पे कितना आ जाएगा? +5। अभी ये भी तो रह गया, इधर देखो यहाँ -1 यहाँ +1, तो इस पूरे पे कितना आ गया? +6। अब इस वाले सल्फर पर आ जाओ, इस ऑक्सीजन की वजह से -1 और यहाँ +1, इस ऑक्सीजन पर -1 यहाँ +1, इस ऑक्सीजन पर -2 यहाँ +2, इस ऑक्सीजन पर -1 यहाँ +2, यहाँ टोटल चार्ज कितना हो गया? +6। बोलो दोनों सल्फर पे चार्ज कितना आ रहा है? +6, तो एवरेज भी कितना हो जाएगा? +6। अरे अगर हर आइटम पे चार्ज सेम होगा तो उसका एवरेज वही तो होगा, सॉल्व करके देख लो, उसका एवरेज वैसे ही तो निकालोगे। अगर यहाँ एवरेज निकालना है तो 6 + 6/2, 6, सीधी सी बात। बोलो यहाँ चार्ज कितना आ गया? चार्ज कितना आ गया? 6। तो यहाँ पर एक लाइन लिख लो, इतना लिखने के बाद एक लाइन लिख लो, लिखो इफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम if the oxidation number of an atom is greater than the maximum possible oxidation number, यहाँ मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है? +6। अगर उससे ही ज़्यादा आ जाए तो क्या करेंगे? इफ़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, then the correct answer will be its maximum oxidation number। तो करेक्ट आंसर वहाँ क्या हो जाएगा? जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला देखो कैरोज एसिड, सेम बिल्कुल वैसे ही बनाना है। सल्फर यहाँ OH, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ भी डबल बॉन्ड O। ठीक है भाई, 3 ऑक्सीजन हो गए। अब मैं अगर एक और बॉन्ड ऐसे बना दूं तो ये तो सल्फ्रिक एसिड हो जाएगा, सल्फ्रिक एसिड। तो यहाँ पर भी तुम्हें पर ऑक्सी लिंकेज लेना पड़ेगा, यानी दोनों ऑक्सीजन को किससे जोड़ना पड़ेगा? पर ऑक्सी लिंकेज। देखो इस लिंकेज को, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, इस लिंकेज को बोलते हैं पर ऑक्सी लिंकेज। अब यहाँ फिर से सेपरेटली निकालो, इस ऑक्सीजन पर -1, इस पर +1, यहाँ -2, यहाँ +2, यहाँ -2, यहाँ +2, यहाँ -1, यहाँ +1। बताओ इस पूरे पे कितना आ गया? अब +6। ठीक, वैसे आंसर कितना आया था? ऐसे निकालो, इसे ऐसे करके निकालो, 2 + x - 10 = 0। यहाँ पर x आ गया +8, x तो +8 हो ही नहीं सकता। ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का +8 हो ही नहीं सकता। मैक्सिमम कितना हो सकता है सल्फर का? +6। मिनिमम कितना हो सकता है? -2। मिनिमम -2, मैक्सिमम अभी मैं तुम्हें अगले लेक्चर में लिखवा दूंगा कि मिनिमम किसका कितना होगा, मैक्सिमम किसका कितना होगा। +6 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन है उसमें +6 से ज़्यादा आ जाए सल्फर का, फॉर्मूला लगाकर, ये वाला फॉर्मूला लगाकर +6 से ज़्यादा आ जाए तो आंसर अपना क्या होगा? मैक्सिमम ही होगा। तो अगर तुम्हें स्ट्रक्चर नहीं भी आता है, सपोज करो अगर तुम्हें इन दोनों का स्ट्रक्चर नहीं आता है, स्ट्रक्चर तुम्हें पता नहीं है, तुमने ऑक्सीडेशन नंबर इस फॉर्मूले से निकाला, +7 आ गया, एक में +8 आ गया, और स्ट्रक्चर नहीं आता है, अब क्या करना है? तो वहाँ नीट में तो तुमसे कोई पूछ नहीं रहा है ना कि स्ट्रक्चर बनाओ, कलरफुल डायग्राम बनाए स्ट्रक्चर का, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, ऐसा तो कोई पूछते ही नहीं। तो अगर एक्सीड कर जाए, ग्रुप नंबर से ज़्यादा एक्सीड कर जाए, तो जो उस ग्रुप नंबर का मैक्सिमम हो वही लगा दो, +6 लगा के चले आओ, बात खत्म। ठीक है ना। अब अगला देखो CrO5, x माना -10 = 0, x हो जाएगा +10 तो किसी का भी नहीं होता। सही है, बोलो। अब इसका स्ट्रक्चर तुम्हें देखना पड़ेगा,
इसका स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। अब यहां पर तुम निकालो, ऑक्सीजन पर -2 और यहां क्रोमियम पे +2 हो जाएगा। अरे ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या क्रोमियम? ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन पे -2, डबल बॉन्ड है -2, क्रोमियम पे +2। इस ऑक्सीजन पर देखो 0 और इस ऑक्सीजन पे इन दोनों की वजह से 0 और इधर इन दोनों ऑक्सीजन पर इन दोनों की वजह से 0। लेकिन इन दोनों को जब कंपेयर करोगे, यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ +1, यहाँ -1, यहाँ +1, यहाँ -1, यहाँ +1, यहाँ -1, यहाँ +1। ओवरऑल कितना आ गया? +6। ओवरऑल कितना आया? +6। और क्रोमियम का भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +6। मैग्नीज का मैक्सिमम +7, क्रोमियम का +6। तो अगर कहीं भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए, कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ पर एक्सीड करता हो, जहाँ पर एक्सीड करता हो, मैक्सिमम ग्रुप में जो ऑक्सीडेशन नंबर उसका हो सकता है उससे ज़्यादा एक्सीड करता हो, तो मैक्सिमम वाला ही लगा दो। अरे बात समझ में आ गई नहीं आई? बोलो। चलो अब इसके बाद अगला देखो, N3H। अब देखो अगला जो है N3H, N3H का तुम N ऐसे ही निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 3x मान लो, यहाँ हाइड्रोजन +1 में होगा, इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3। अब जो x -1/3 आया वो एवरेज आया, एवरेज आया। तुमसे कोई पूछे हर नाइट्रोजन पे कितना होगा, तो उसके लिए स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो देखो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा और इसके साथ ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन के ही साथ, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। नाम है इसका हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड। अब देखो समझो, दोनों होमोएटॉमिक हैं, इस नाइट्रोजन पर 0, इस नाइट्रोजन पर भी 0। लेकिन अब देखो यहाँ होमोएटॉमिक वाला केस है और कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड है यहाँ पर, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपना इसे देगा, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा उस पर +2 और जो लेगा उस पर -2। बोलो ठीक है। अब इन दोनों पर तुम देखो, हाइड्रोजन पर +1 आएगा, नाइट्रोजन पर -1 आएगा। बात समझ में आई नहीं? नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन पे क्या आएगा? -1 और हाइड्रोजन पर +1। अब एवरेज निकाल लो, एवरेज यहां निकालो जरा, देखो 0 +2 और इस नाइट्रोजन पर, इस नाइट्रोजन पर, इस नाइट्रोजन पर -3 अपॉन टोटल नाइट्रोजन कितने हैं? 3। सही है। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा? -1/3। यही एवरेज आ गया, आ गया एवरेज। बात समझ में आ गई? यहाँ निकालो, देखो सल्फर में यहाँ 2 हो जाएगा, +2x -6 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू +4, x इज इक्वल टू +2। तो यहाँ सल्फर का कितना आ जाएगा? +2। सल्फर पे कितना आएगा? +2। इसके बाद इसे देखो, यहाँ अगर तुम निकालने जाओगे तो कैल्शियम, क्लोरीन पे निकालना है, कैल्शियम का +2, ऑक्सीजन का -2। कैल्शियम पे +2, ऑक्सीजन पर -2 हो जाएगा, +2x इज इक्वल टू 0। तो x पे चार्ज कितना आ जाएगा? क्लोरीन पे यहाँ चार्ज कितना है? 0। 0 आया ना, देखो ना, सॉल्व करने के बाद 0 आया। अब इसको तुम स्ट्रक्चर बनाओ जरा, ये स्ट्रक्चर होता है, सॉरी, स्ट्रक्चर जब तुम बनाओगे तो ये स्ट्रक्चर आ जाएगा CaOCl2 का। तो यहाँ देखो कैल्शियम पर इसकी वजह से +1, यहाँ -1, ठीक है। ऑक्सीजन और कैल्शियम सिंगल बॉन्ड से, ये +1, ये -1, और ऑक्सीजन और क्लोरीन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। तो यहाँ क्लोरीन पे कितना आ जाएगा? तो अगर सेपरेट पूछ ले, क्लोरीन पे सेपरेट चार्ज कितना होगा? एक क्लोरीन पे -1 और एक पे कितना है? -1, दूसरे पर +1। और जब एवरेज पूछेगा तो दोनों पे कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, चलो बाकी कल।